So we'll start with our today's lecture जहाँ पे last time we have stopped at software engineering. उसके पहले के topic complete किए थे. So from there only आज का lecture start करेंगे हम लोग. I'll just share my screen. Okay. So we have this software engineering, that's our subject. इसके पहले का if you remember we are done with this part, that is security terminology, damage from insecurity and so we are done with this part, and today we supposed to start with requirement engineering process. Okay, so वही same topic today will be continuing with. Now as you can see in requirement engineering, so as you can see, our today's topic is about requirement engineering. Few objectives are given here, which we already know. Now, next thing जो हम लोग के पास है, that is requirement engineering process. So, the goal of requirement engineering is to create and maintain a system requirement documents. अब देखो यहाँ पे requirement engineering. So, if I talk about requirement engineering itself, it talks about documents that we supposed to maintain a document. Like final year आप अगर project बनाओगे, so before developing a project we supposed to create a document. और ये जो document है, it's going to have a details about our project, like what was the main problem because of which we came up with some idea, or we have decided to add some functions on the existing system. ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करेंगे. सो नाउ इफ यू नोटिस हियर इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वी हैव वन डायग्राम विच इज गिवन हियर. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वी हैव दिस डायग्राम, और उसके साथ में वी हैव 4 पॉइंट्स ऑल्सो विच आर गिवन हियर. सो इफ आई से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल requirement engineering, basically we have 4 steps here. First hoga, that's a feasibility study. If you remember, we are already done with 4 types of feasibility. First is economical feasibility, then technical feasibility, then operational feasibility, and fourth is schedule feasibility. Then उसके बाद में elicitation analysis, मतलब we are talking about requirement analysis. Okay, then उसके आगे we have specification, conversion of requirement into some standard form. Remember we supposed to maintain a standard form जहाँ पे हर एक चीज़ जो है ना वो डिटेल में मेंटेन रहेगा. लाइक इट्स नॉट लाइक कि फॉर एवरी अदर प्रोजेक्ट वी आर फॉलोइंग सम और दी अदर स्टेप्स. सो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वे होना चाहिए. सो फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स फॉर गैदरिंग द रिक्वायरमेंट वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय अ स्टैंडर्ड फॉर्म. लेट्स सपोज इफ आई से फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड फॉलोइंग अ गूगल फॉर्म, तो इसके जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे आई सपोज टू सेव दिस रिस्पॉन्सेज. देन कम्स वैलिडेशन. अब यहाँ पे वैलिडेशन में मेनली वी विल बी टेस्टिंग द फाइनल रिक्वायरमेंट्स व्हाट वी हैव अचीव्ड. सो चेक द रिक्वायरमेंट्स which defines the system that customer wants, है ना. So as per the customer requirement, as per the requirement provided from the customer side, फाइनल जो हम लोगों का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बन रहा है, वी सपोज टू टेस्ट दिस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट. ओके, सो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, फिजिबिलिटी स्टडी. सो हम लोग यहाँ पे मिनिमम 4 टाइप के फिजिबिलिटी विल बी कंसिडरिंग हियर. मिनिमम 4 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी. कौन सा वो हम लोगों ने देख लिया, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड शेड्यूल फिजिबिलिटी. सो ये हो गया. इसके बाद में वी हैव रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. अब देखो ये एलिसिटेशन का मतलब होगा कि वी सपोज टू थिंक ऑन दिस. ओके, कि व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, विच फंक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच फंक्शंस आर लेस रिक्वायर्ड फॉर नाउ. सो वी कैन पोस्टपोन दोज फंक्शन. सो कौन से पोस्टपोन करने हैं आपको, कौन से अभी ऐड करने हैं वो देखेंगे हम लोग, है ना. एंड बेस्ड ऑन एनालिसिस, अब क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करके होगा, बेस्ड ऑन
टाइम, बजट, टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बेस के ऊपर देन क्या होगा, एक सिस्टम मॉडल बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा। अब उसके आगे देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में क्या होंगे, अगर आपको यहाँ पे एलिसिटेशन एनालिसिस के बाद में यू फाइंड सम गैप्स, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे। दे विल प्रोवाइड और फिल्टर आउट फ्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट, है ना, फिल्टर आउट ये होगा। देन उसके बेस के ऊपर अगेन विल बी वैलिडेटिंग दिस। वैलिडेशन का मतलब क्या होगा, टेस्टिंग द रिक्वायरमेंट, और उसके बेस के ऊपर आपके यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट वेरीफाई करेंगे। लाइक यूजर रिक्वायरमेंट्स आर कंफर्म बट द टेक्नोलॉजी और टूल्स, or I can say the different softwares which are required, we don't have those softwares or we don't have such high end systems at our end जिसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर वर्कआउट हो सके। सो अगेन वी सपोज टू फिल्टर आउट द रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन सिस्टम एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पे दोनों कंबाइन मिल रहे हैं। एंड बाय कंसिडरिंग ऑल दिस, देखो यहाँ पे यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड सिस्टम मॉडलिंग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट विल बी प्रोवाइडिंग और विल बी जनरेटिंग अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर टेस्टिंग, ये फाइनल है। एंड दिस डॉक्यूमेंट विल गो टू डिजाइनर, एंड उसके पास से जो ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट बनेगा वो किसके पास जाएगा, डेवलपर के पास, फॉर कोडिंग पर्पस। सो दिस आर द मेन पॉइंट्स जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। ओके, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट वी हैव इज एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या दिया है, स्प्रिंग मॉडल। दिस इज लाइक अ स्प्रिंग। ओके, वैसा ही कुछ यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, ये जो मॉडल है कंटिन्यूअसली दिस विल कीप ऑन वर्किंग ऑन द सेम वे, दिस विल कीप ऑन वर्किंग ऑन द सेम वे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक हम लोग एक साथ पूरा मॉडल नहीं बना रहे, बट हम लोग धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस जो है ना वो करते जाएंगे। ठीक है, सो इन स्पाइरल वन क्या होगा, वी आर नॉट कंप्लीटिंग, मतलब एक साथ पूरा डेवलपमेंट नहीं चलेगा। यहाँ पे द डेवलपमेंट विल गोज ऑन इन अ वे, लाइक यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोग के पास बिजनेस स्पेसिफिकेशंस है। वंस वी आर डन विद दैट, उसके बाद में ये वाला जो है यहाँ पे क्या आएगा, फिजिबिलिटी स्टडी आएगा। उसके बाद में रिक्वायरमेंट जो आपको मिले उसके ऊपर एलिसिटेशन होगा, मतलब थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद में वंस वी आर डन विद दिस, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन होगा, यूजर स्पेसिफिकेशन, देन वापस यहाँ पे अगर कुछ नए रिक्वायरमेंट आए तो उसके बेस पे ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी होगा। देन फाइनल जो फिल्टर आउट चीज़ है उसके बेस के ऊपर यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट, देन वापस क्या होगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मॉडलिंग, उसके बेस के ऊपर यहाँ पे हम लोग एक प्रोटोटाइप या विल बी प्रिपेयरिंग अ डमी, एंड देन उसके आगे वापस ये सेम साइकिल चलेगा। फाइनली विल बी टेकिंग अ रिव्यू, और वो रिव्यू के बेस के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट पास हो गया, उसके आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिसके बेस के ऊपर देन आपके पास डिज़ाइन बनेगा, देन उसका कोड बनेगा, एंड सेम वे हम लोग का पैटर्न चलते रहेगा। सो जब अगर हम लोग स्पाइरल अप्रोच की बात करते हैं, ये ऐसा स्पाइरल अप्रोच रहता है, और ये जो है ना ये कंटिन्यूअस चलते रहता है, ये नॉन एंडिंग होता है। ठीक है, मतलब एक बार हम लोग के कोई फंक्शंस के लिए बन गया, देन एट दिस पॉइंट सपोज वी हैव स्टॉप्ड इन 2020, अब इसके आगे वापस कुछ न्यू रिक्वायरमेंट आया तो सेम वापस स्पाइरल अप्रोच चलेगा फॉर 21, 22, है ना। सेम वे थोड़े थोड़े नए नए रिक्वायरमेंट जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे विल कीप ऑन वर्किंग ऑन द सेम। क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, अब आपका 3 पार्ट में देखो, ये स्पाइरल अप्रोच जो है वो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज दिस वन, एक ये पार्ट है यहां से, दिस इज फर्स्ट पार्ट, देन फ्रॉम हियर टिल हियर वी हैव दिस इज सेकेंड पार्ट, और यहाँ पे ये थर्ड पार्ट है आपका। फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन का मतलब क्या होगा, टेस्टिंग होगा, एंड एलिसिटेशन मतलब थिंकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट्स जो फाइनली आपके पास है, या ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। ऐसे ही हम लोग कोई भी रिक्वायरमेंट सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, आफ्टर दिस next if you see we have is a feasibility study,
अब फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर वी हैव फ्यू थिंग्स, क्या क्या चीज़ है वो हम लोग समझते हैं बहुत ध्यान से. सो इन फिजिबिलिटी स्टडी आपको क्या बोला है, इन फिजिबिलिटी स्टडी वी बेसिकली डिसाइड्स वेदर और नॉट द प्रपोज सिस्टम इज वर्थ वाइल. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो इफ सम स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन मार्केट देन वाई शुड वी गो फॉर अ कस्टमाइज्ड वन, ये आपको यहाँ पे बताना है. एंड इफ वी आर एडिंग सम न्यू फंक्शंस, okay, if we are adding a new function, so those functions are required or not, that is the main question. If those functions are not required or if those functions are not much necessary, जिसको implement करके आपको कोई ज़्यादा benefit नहीं होता है, then we can postpone it. So if the system contributes or to organizational behavior, ये देखेंगे. If the system can implement using a current technology within the given cost and time, शेड्यूल मतलब टाइम, और यहाँ पे ये हम लोग का बजट है. सो बजट एंड टाइम दोनों देखना है. एंड इफ द सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम्स दैट आर ऑलरेडी इन प्लेस. अब देखो आई एम इन्वेस्टिंग लाइक 10 लाख रुपीज, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑल्सो सपोज टू अपग्रेड माई सिस्टम्स. तो अब ये जो मेरे सिस्टम्स या मेरा नेटवर्क अपग्रेड करना जो है दैट विल कॉस्ट मी 20 लाख और एटलीस्ट सपोज 5 lakhs. सो मतलब मेरा टोटल कॉस्टिंग कितना हुआ, 10 lakh फॉर सॉफ्टवेयर प्लस 5 lakh फॉर नेटवर्क अपडेट. तो ये तो मेरा जो बजट था उससे 1.5 टाइम्स हो गया. सो दैट शुड नॉट बी द केस. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फिजिबिलिटी स्टडी इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन असेसमेंट which are required, information collection and report writing, questions for a people in organization like what if the system wasn't implemented, तो उनको कितना प्रॉब्लम होगा या उनका जो मेन जो थ्रूपुट है या फाइनल जो आउटपुट है या प्रोसेस है वो कितना डिले हो रहा है विदाउट दिस सिस्टम. एंड इफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम तो वो उनका सेम जो प्रोसेस है वो कितना फास्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट. दैट्स फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज व्हाट आर द करंट प्रोसेस प्रॉब्लम्स, है ना. इफ वी हैव सम सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फॉर नाउ एज वेल बट स्टिल देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ द सेम सिस्टम, or there might be some loopholes in that system, or that system is not upgraded with the current trends or technology, so for that reason it might be working slow or some or the other reasons. So वो क्या है. Then if we are proposing some new system, so आपके जो existing current system के problems है ये सबका आंसर है क्या ये न्यू सिस्टम. Then what will be the integration problem here, like if I update a new system, तो ये जो new system है whether it will work fine with the older computers or not. जो मेरे पास पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है या पुराने कंप्यूटर्स है उसके साथ ये प्रॉपर वर्क करेगा. एंड if I am updating this, so do my employees, they also required a training for this, or do they need to acquire a new skills, ये भी हम लोग देखेंगे. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्किल एनहांसमेंट, मतलब आपको उनको कोई ना कोई एक सर्टिफिकेशन कोर्स या ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा. दैट माइट बी फॉर 10 days, 15 days, 20 days. तो उनका वो मंथली जो सैलरी आप दे रहे हो वो भी वहां पे इंक्लूड होगा, प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी डिफरेंट. So that means again you are investing on those points as well. So यहाँ पे next आपको क्या बोला है, next is what facility must be supported by the proposed system, है ना. Again we also supposed to think about those points. So these are few different points. So feasibility study should make recommendation about the development to continue or not. And if we are continuing तो कितने level तक will be developing, where we supposed to stop it, where we supposed to add something, where we supposed to limit ourselves. ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे feasibility study में include होगा. So I hope this is very clear to everyone. Now when we talk about requirement elicitation and analysis, क्या बोला है देखो यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स टेक्निकल स्टाफ वर्किंग विद कस्टमर टू फाइंड आउट द एप्लीकेशन डोमेन. सपोज इफ आई से आई हैव अ कॉलेज सिस्टम, तो मेरा डोमेन क्या हुआ, कॉलेज सिस्टम स्पेसिफिक हुआ.
So if we have developed few softwares before also for some or the other colleges, तो बहुत सारे जो आपके functions रहेंगे, you can easily identify कि okay आपका working domain कौन सा है. We have a software which we supposed to implement or develop for a college. तो few remains constant or few function remains the same for our system. Remember. So ये होगा. Then उसके आगे क्या बोल रहे हैं? The system that the services that system should provide and the system's operational constraints. Here we are talking about conditions. On what conditions will be providing some or the other service. वो हम लोग देखेंगे. At same point of time we'll be also talking about कि अगर यहाँ पे क्या बोला है, देखो, may involve end user, manager, engineers, है ना, in the maintenance part. या हम लोग यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे. डोमेन एक्सपर्ट्स रहेंगे. डोमेन एक्सपर्ट्स मतलब वी हैव अ पीपल हु आर ऑलरेडी डेवलप 50 सच सॉफ्टवेयर्स फॉर डिफरेंट कॉलेजेस. या ट्रेड यूनियन वाले कोई रहेंगे. अब देखो ये ट्रेड यूनियन वाले मतलब द मेन पीपल हु आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर एम्प्लॉयज. तो उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो आपको सुनने पड़ेंगे कि इफ दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, तो सारे एम्प्लॉयज के जो कॉमन इश्यूज है वो आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे. तो इससे क्या होगा कि आपका सॉफ्टवेयर का एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे. बिकॉज वी हैव इन अ डिटेल वी हैव डिस्कस्ड आर trade union leaders. They have in detail discussed about their problems or what employees are expecting with or from the new software. So these are all called as the stakeholders. मतलब whoever involved on your software, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? We call them a stakeholders. तो अगर डिजाइन सर व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एलिसिटेशन? एलिसिटेशन का मतलब होगा कि वी सपोज टू डू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग. अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको ये 5 फंक्शंस की जरूरत है. लेट्स सपोज वी आर कंडक्टिंग लेक्चर्स ऑन गूगल मीट and we have Google Form facility available to us. So I can conduct online exams using Google Form, which is the free version, free of cost, available to me. As well as there are so many functions which are available. I can directly fetch out the result from there itself. So after all these things which are standard softwares with a very efficient functions which are available for free of cost or at a very reasonable or at a very cheaper price. So instead of this, if I talk about developing a new function in my customized software, so do we require that? And अगर वो हम लोग डेवलप करेंगे तो उसका आपको क्या कितना कॉस्टिंग होगा, कितना टाइम होगा, और वो आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड है या स्टैंडर्ड चीज़ों से आपका काम चल रहा है. बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अपलोडिंग वीडियो लेक्चर्स ऑन आर कॉलेज वेबसाइट. तो अभी ये भी रिक्वायर्ड है क्या, ये देखेंगे हम लोग. सो इट मीन्स जब अगर हम लोग एलिसिटेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, जहाँ पे मैं और 4-5 यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के वेबसाइट देखूंगा. एंड फ्रॉम देयर आई कैन गेट द आइडिया कि व्हाट फंक्शंस दे हैव एडेड एंड हाउ स्टूडेंट्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दोज फंक्शंस व्हिच वी हैव नॉट थिंक्ड अबाउट या वी हैव मिस्ड ऑन समथिंग. सो वो सब हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे, डिस्कशन होगा. आई होप दिस इज क्लियर. यस सर. देन नेक्स्ट एलिसिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स. देखो यहाँ पे अभी क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा. स्टेक होल्डर्स की बात आपने सुन ली, लेकिन अब वो जो भी बोल रहे हैं वो सारा हम लोग बनाने नहीं वाले. हम लोग उसके ऊपर सोचेंगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा ना, आइडियाज डिस्कशन होगा. हम लोग कहीं कहीं पे इफ वी थिंक दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, सो हम लोग बताएंगे कि ओके दिस इज समथिंग विच इज अननेसेसरीली विच यू आर ट्राइंग टू अपडेट इन योर सिस्टम. सो जो काम की चीजें उतने रखो, जो काम के नहीं है उसको हटा दो. सो दैट विल रिड्यूस योर सॉफ्टवेयर बर्डन एज वेल एज इट विल ऑल्सो रिड्यूस द बजट. ये हम लोग देखेंगे. सो यहाँ पे क्या बोला है, एलिसिटेशन. अब रिक्वायरमेंट इज डिफिकल्ट टू ड्यू. कभी कभी क्या होता है, ये जो रिक्वायरमेंट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अब यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या होंगे, स्टेक होल्डर डोंट नो व्हाट दे रियली वांट एक्सेप्ट इन मोस्ट जनरल फॉर्म, बिकॉज उन्होंने ऐसे कोई सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं किए. तो अगर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना है उनके साथ में, तो अगर उनको पता रहेगा कि एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ फंक्शंस दे रिक्वायर्ड, तो ही पता चलेगा. अब लेट्स सपोज कोई कॉलेज मेरे पास आ रहा है एंड दे वर लाइक कि वी आर कंडक्टिंग एग्जाम्स यूजिंग गूगल फॉर्म्स. अब हम लोगों को सिर्फ उस पे से रिजल्ट फेच आउट करना है एंड वी सपोज टू प्रेजेंट अ रिजल्ट टू आवर स्टूडेंट्स. ठीक है, ये उनका रिक्वायरमेंट है.
अब सेकेंड कोई कॉलेज आएगा, दे विल लाइक कि हम लोगों को ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करना है। अब मैं बोलूंगा कि ठीक है, दिस टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर वी रिक्वायर्ड, सो वो बोलेंगे कि नहीं, गूगल फॉर्म से ही हम लोग क्या एग्जाम कंडक्ट करेंगे, एंड रिजल्ट जो है वो हम लोगों को वेबसाइट पे डिक्लेयर करना है। सो क्या हो गया, नाउ वी सपोज टू कनेक्ट गूगल फॉर्म्स एपीआई विद आवर वेबसाइट। सो यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट नहीं आ रहा है। तो जब अगर व्हेन वी एलिसिटेट आर सॉफ्टवेयर, तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे आप रेडी फैसिलिटीज इंटीग्रेट करेंगे, कौन से आप नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन के लिए सबसे पहले तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड एज पर देयर वर्क डोमेन और देयर वर्किंग डोमेन। मतलब उनका वर्किंग डोमेन क्या है, उसके हिसाब से करंट मार्केट में कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि दालमिया कॉलेज वांट्स टू डेवलप देयर ओन सॉफ्टवेयर, और उनके जो प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स या एचओडी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे केम टुगेदर, और उनके साथ अगर मुझे डिस्कस करना है कि विच टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर दे रिक्वायर्ड और क्या क्या फंक्शंस दे सपोज टू हैव इन देयर सॉफ्टवेयर, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ फ्यू डिफरेंट colleges software. जैसे I can say कि okay, we have one software with Mitibai college, we have one software with Raja college, we have some software with some other XYZ type of a college, और उनके यहाँ पे कौन से कॉमन फंक्शंस है। तो अगर कॉमन फंक्शंस है वो तो बाय डिफॉल्ट आपके सॉफ्टवेयर में भी रहेंगे, एंड विच फंक्शंस विच आर यूनिक इन दिस सिस्टम्स और अ सॉफ्टवेयर, जो उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऐड किए। लाइक वी हैव फ्यू सॉफ्टवेयर्स, वी हैव फ्यू कॉलेजेस जहां पे जूनियर कॉलेज भी है, स्कूल भी है, they have everything at one place, so their requirements are something different. And if we say कि दालमिया कॉलेज में we don't have any school section, or we don't have any engineering section, or we don't have any MBA or any XYZ type of a courses, so आपके कुछ यूनिक रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, देन वहां पे आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट रहेंगे। सो यहाँ पे हम लोग वही पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को ही अगर पता नहीं है कि व्हाट दे रियली वांट, सिर्फ जनरल कुछ रहेंगे। जनरल मतलब जैसे एडमिशन ऑनलाइन कर दो, देन रिजल्ट्स ऑनलाइन कर दो, देन एम्प्लॉय अगर है तो एम्प्लॉय का जो सैलरी सिस्टम है वो यहाँ पे ऐड कर दो। अगर ये उनको पता है कि नहीं वो पता नहीं, बिकॉज समटाइम्स अकाउंट डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन दिस। सो सपोज दे आर ऑलरेडी यूजिंग सम टेली काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर जहां पे उनको वापस कोई दूसरे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, सो हम लोग वो देख सकते हैं। देन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स एक्सप्रेस द रिक्वायरमेंट इन देयर ओन टर्म्स। सो हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स वी हैव। लाइक अगर हम लोग कॉलेज सिस्टम की बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, वी हैव सपोज वी हैव स्टूडेंट्स, then we have teaching staff या professors, then we have accounts department या office staff we can say in general, then we have principal। so अब ये सब को हम लोग कंबाइन करेंगे और उसके बाद उनके हर एक के जो यूनिक रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और उसमें से कौन से रिक्वायर्ड है और बाय डिफॉल्ट आपके कॉलेज के लिए कौन से रिक्वायर्ड होंगे वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सो यहाँ पे वही बोला है, देन ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस द सिस्टम रिक्वायरमेंट। देखो अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जो रहेंगे आपके वो तो अलग बात है। पॉलिटिकल फैक्टर्स मतलब वी हैव सम और द अदर पीपल हु इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस हियर। अब वो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स कौन कौन रहेंगे, लेट्स सपोज आई से कि वी हैव अ प्रिंसिपल और मैनेजमेंट पीपल, दे आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल because they are the one who is investing in this college, बराबर है। so that's the political factor, तो we supposed to add few functions which can basically benefit to them, or we supposed to convince to them, because अगर वो convince होंगे तभी जाके ऐसे कोई चीजें जो ऐड होंगे। and at same point of time if I say to run the new software we required Windows 10 kind of a updated operating system, plus we also required upgraded computers with minimum 8 GB of RAM plus some other extra requirements। तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल फैक्टर्स मतलब आपको जो इन्वेस्ट करने वाले हैं
जिनका पैसा इसमें लगेगा आपको उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा. Now, requirement change during the analysis. New stakeholder may emerge, the business environment might be changed. So अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में सिर्फ वेबसाइट की बात कर रहे थे. जब हम लोगों ने स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया, प्रोफेसर्स का इंटरव्यू लिया, या ऑफिस स्टाफ का इंटरव्यू लिया, या प्रिंसिपल का लिया, सो नाउ दे वांट एनवायरमेंट चेंज. का मतलब क्या हो गया? दे डोंट वांट जस्ट अ वेबसाइट, दे ऑल्सो वांट अ मोबाइल ऐप. सो अब क्या हो गया? वी सपोज टू डेवलप टू थिंग्स, मोबाइल ऐप प्लस वेबसाइट. एंड इसका जो बजट है आपका बढ़ गया. तो इसके लिए अभी आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो भी मेन एमडीज रहेंगे, जो भी रहेंगे वो, या फिर यहाँ पे आपको सबको कन्विंस करने आना चाहिए, तब जाके आपका ये रिक्वायरमेंट पास होंगे. एंड बेस्ड ऑन दिस हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर जो है वो बना पाएंगे. नाउ एलिसिटेशन एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स पे बात करना है. देखो यहाँ पे क्या बोला है, रिक्वायरमेंट डिस्कवरी. तो रिक्वायरमेंट डिस्कवरी क्या होगा? बाय इंटरेक्टिंग विद द स्टेक होल्डर टू डिस्कवर देयर रिक्वायरमेंट, है ना. देन डिस्कवरी स्टेज रहेगा जहाँ पे वो सारी चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहे, बट हम लोग अपने साइड से थोड़ा कुछ समझ रहे, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ सच सिमिलर सॉफ्टवेयर्स, या फिर बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस. देन ये सारे रिक्वायरमेंट को हम लोग क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स. एंड उसको आपको वही सेम वे में ऑर्गेनाइज करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ओके वी हैव 4 मॉड्यूल्स, तो फर्स्ट मॉड्यूल के सब मॉड्यूल्स के लिए हम लोग के सारे रिक्वायरमेंट्स आ गए. देन दूसरा मॉड्यूल के जो बाकी के सब मॉड्यूल्स है उसके रिक्वायरमेंट आ गए. थर्ड मॉड्यूल के कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है, दिस रिक्वायरमेंट्स आर पेंडिंग. सो आपको किसके पास वो रिक्वायरमेंट्स डिमांड करना है ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर शुड नॉट बी अ गैप बिटवीन योर रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया. अब ये जो रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे वी आर डेवलपिंग सच सॉफ्टवेयर. लेकिन अब फर्स्ट टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट अ रिजल्ट, तो हम लोगों को क्या समझ में आया? वी वांट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, बट वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि ये सॉफ्टवेयर में वी सपोज टू ऐड डिफरेंट एल्गोरिदम्स और डिफरेंट लॉजिक to evaluate BSc IT student. We have a different grading pattern. The evaluation marking pattern is different. We have theory plus practicals. But at same point of time, if I want to evaluate BCom student, they don't have any such practicals. Same point of time, if I want to evaluate BMM या BMS या BBI या फिर BAF, ये हर एक के grading patterns या कुछ exam patterns जो है वो अलग रहेंगे compared to one or the other. एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई से मुझे BSc CS को इवेल्युएट करना है, सो देखो अब व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर, लाइक एज एंड व्हेन वी वांट टू जनरेट एनी रिजल्ट फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स, तो उसके हिसाब से आपका लॉजिक जो है दिस विल गेट चेंज्ड. अगर ये चेंज नहीं हुआ तो द ग्रेडिंग विच वी आर प्रोवाइडिंग हियर, दैट ग्रेडिंग विल बी डिफरेंट. एंड अगेन ये जो भी है ये आपको ये देखना है कि वो मुंबई यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से है या नहीं, है ना. एंड बिकॉज वी हैव डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, सो ये अगेन देखना पड़ेगा. सो दैट वे वी हैव मेनी थिंग्स. देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पुट इंपॉर्टेंट लेवल्स, प्रायोरिटाइज द रिक्वायरमेंट्स. देन कुछ अगर नेसेसरी नहीं है या हम लोग के बजट या टाइम में नहीं बैठ रहे, निगोशिएट ऑन दिस कि ये आपका जो बजट है उसमें नहीं बन पाएंगे, या दिस विल बी डन इन द नेक्स्ट डेवलपमेंट साइकिल, है ना. ये कोई ना कोई निगोशिएशंस चलेंगे यहाँ पे. एंड रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट्स मतलब आप कुछ बोल रहे हो और क्लाइंट कुछ और बोल रहा है, सो आपको कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, निगोशिएट करना पड़ेगा कि नहीं, व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और इट इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग द करंट टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज करने वाले, या फिर द बजट विच यू हैव स्पेसिफाइड और द टाइम विच यू हैव प्रोवाइडेड टू अस. एंड फाइनली रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा, और ये जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है ये नेक्स्ट राउंड ऑफ स्पाइरल में जाएगा, जहां पे इसके आगे के काम इसके ऊपर चलेंगे. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द सेम डायग्राम इज प्रोवाइडेड हियर टू अस, जिसमें सबसे पहले क्या बोला है, वी हैव रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन. ऊपर जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले वही है जो यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो इसी का थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको मिले. देखो यहाँ पे आपको एक रिक्वायरमेंट मिला,
उसके ऊपर आपने क्लासीफाई ऑर्गेनाइज किया, प्रायोरिटी डिफाइन किया, डॉक्यूमेंट बनाया, वापस कोई न्यू रिक्वायरमेंट डिस्कवर किए तो वापस उसके ऊपर क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर वापस प्रायोरिटी लिस्टिंग, फिर वापस यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, वापस कोई न्यू रिक्वायरमेंट मिले, तो ये सेम जो साइकिल है ना वो कंटिन्यूअस चलते रहता है। ठीक है, दिस इज नेवर एंडिंग साइकिल, वी कीप ऑन वर्किंग ऑन सच साइकिल्स, सो दैट्स वन थिंग। नाउ इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, वी हैव नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्वायरमेंट डिस्कवरी। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है। अब रिक्वायरमेंट डिस्कवरी में ऑन व्हाट पॉइंट वी बेसिकली फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम। प्रपोज सिस्टम, दैट्स द न्यू सिस्टम, एंड एग्जिस्टिंग, दिस इज द ओल्ड सिस्टम। आई कैन से दिस इज द लेगेसी वाला सिस्टम, लेगेसी जो फॉलो करते हैं, ओल्ड सिस्टम जो हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो आपका न्यू सिस्टम जो बनेगा, इट शुड ऑल्सो फॉलो दिस लेगेसी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। एकदम ही अगर नया बना देंगे, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग थिंग फॉर आर एम्प्लॉय और द यूजर्स हु आर ऑलरेडी वेरी मच कंफर्टेबल विद द ओल्डर और एग्जिस्टिंग सिस्टम। सो वो आपको फोकस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग वही पॉइंट पे बात कर रहे हैं। देन उसके आगे क्या बोला है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन आएगा, सिस्टम स्टेकहोल्डर्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द सिमिलर सिस्टम। मतलब ऐसा कोई ऑलरेडी हम लोगों ने कोई कॉलेज के लिए बनाया हुआ है और हम लोगों के पास ऐसे एग्जाम्पल्स है, तो उसके जो स्पेसिफिकेशंस है, उसमें जो फंक्शंस है, उसके साथ में विल कंपेयर आर फंक्शंस और आर करंट सिस्टम, या फिर हम लोग के करंट सॉफ्टवेयर में या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो है वो कोई लेटेस्ट यूज में जो सॉफ्टवेयर है उससे वो कितना डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस है ना, दिस डिफरेंस वी सपोज टू फाइंड इट आउट। ठीक है, और ये अगर डिफरेंस आपको प्रॉपरली मिल गया, देन वी कैन इजीली गेट द रिक्वायरमेंट्स, और वी कैन से मिसिंग रिक्वायरमेंट्स। सो यहां पे अगर आप देखेंगे, आपको क्या बोला है, द अप्रोच और अ टेक्निक ऑफ रिक्वायरमेंट डिस्कवरी। व्यू पॉइंट्स, हर एक के व्यू पॉइंट्स अलग अलग रहेंगे, जितने स्टेक होल्डर्स रहेंगे, स्टूडेंट, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, ऑफिस स्टाफ, हर कोई का काम अलग है, हर किसी का अप्रोच अलग है, हर किसी को जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो अलग अलग है। देन इंटरव्यूज चलेंगे ये सबके साथ में, सिनारियोज क्रिएट करेंगे हम लोग। जैसे आई से वी हैव अ सिनारियो जहाँ पे रिजल्ट जनरेशन सिस्टम है, सपोज वी हैव। अब ये रिजल्ट जनरेशन सिस्टम में वी हैव वन स्टूडेंट जिसको फर्स्ट ईयर में एक केटी पेंडिंग है, एंड नाउ आफ्टर क्लियरिंग सेकेंड ईयर पास हो गया ये, एंड नाउ ही इज इन थर्ड ईयर। सो वेदर वी शुड अलाउ अ स्टूडेंट जिसका फर्स्ट ईयर का केटी बाकी है टू थर्ड ईयर, और एल्स एनी स्टूडेंट who cleared थर्ड ईयर क्लियर हो गया, बट सेकेंड ईयर का एक केटी स्टिल पेंडिंग। सो वो स्टूडेंट को आप फाइनल कॉन्वोकेशन दोगे, फाइनल उसका डिग्री मिलेगा क्या, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो डिग्री आप कब तक नहीं मिलेगा, जब तक आपके वो जो भी वो स्टूडेंट है उसका फाइनल एग्जाम जब तक क्लियर नहीं हो जाता। सो फॉर दिस रीजन वी हैव दिस एटीएम का एग्जाम्पल। अब हाँ, एंड नेक्स्ट वी हैव यूज केस डायग्राम्स, ये तो आपने प्रैक्टिकल में किया है। एंड एथनोग्राफी, एथनोग्राफी का मतलब है कि वहां पे जो आप जैसे मैंने आपको बताया था, इफ वी आर इंस्टॉलिंग सम सॉफ्टवेयर, और इफ वी आर, जैसे आप देखो कि वी हैव अमेजॉन इन इंडिया, तो वो यहाँ का कोई देसी इफेक्ट जो है वो यहाँ पे ऐड करेगा, सो दैट यहाँ के लोग उसको पसंद करें। सेम वे फेसबुक ऑल्सो, हम लोगों ने सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स पढ़ा था ना, सोशियो टेक्निकल। तो ये जो सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स था, इसका मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो सिस्टम्स है उसको वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो कस्टम्स है, उसके हिसाब से हम लोग कस्टमाइज करेंगे। तो वो सेम पॉइंट्स यहाँ पे एथनोग्राफी। सो वहाँ के जो करंट जो सिनारियोज है क्या है, वहाँ के अभी जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है। सो यहाँ पे देखो वी हैव वन एग्जाम्पल, बैंक कस्टमर्स। अब बैंक कस्टमर्स को कोई ना कोई सर्विस रिसीव हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर बैंक हु हैव रेसिप्रोकल अग्रीमेंट फॉर एटीएम। अब ये रेसिप्रोकल अग्रीमेंट का मतलब क्या रहेगा, वी हैव एटीएम ऑफ एचडीएफसी, बट आईसीआई कस्टमर्स कैन वर्क आउट और कैन यूज
this ATM. SBI users can also use this same ATM for withdrawal of the money and many other operations. So ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल अग्रीमेंट्स रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर बैंक्स का आपके बैंक के साथ में. बैंक ब्रांच मैनेजर्स रहेंगे जो अपने जो ब्रांच है उसका इंफॉर्मेशन मैनेज करेंगे, जिसको सेंट्रलाइज डेटाबेस पे भेजेंगे. देन वी हैव काउंटर स्टाफ रहेंगे जो डे टू डे ऑपरेशंस जो भी रहेंगे आपके, लाइक अगर एटीएम पे पैसा खत्म हो गया तो उसको रिफिल करना है, कहीं पे अगर कोई इशू आ रहा है उसको सॉल्व करना है. डेटाबेस एडमिन्स रहेंगे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग ऑल द डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस. बैंक सिक्योरिटी मैनेजर्स रहेंगे, तो ये फिजिकल सिक्योरिटी के लिए अलग रहेंगे एंड वर्चुअल सिक्योरिटी जो आपका बैंक का जो डेटाबेस है, मोबाइल ऐप है एंड देयर इंडिविजुअल जो डेटा वेयरहाउस रहेगा उसके लिए अलग अलग ये सम पैटर्न्स रहेंगे. देन बैंक का मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा ऑफ कोर्स टू एडवर्टाइज. अब आपके पास अगर पैसा है तो आप किसी को अगर लोन पे देंगे, बैंक के और कुछ स्कीम्स अगर चल रहे हैं और कोई नए सर्विसेज अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, सो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लाना, तो उसके लिए अगेन वी हैव दिस मार्केटिंग डिपार्टमेंट. अब यहाँ पे देखो, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए भी हम लोग के सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑप्शंस रहेंगे जहाँ पे विल जस्ट जनरेट सम पाई चार्ट और सम काइंड ऑफ थिंग. ओके, या आई कैन क्रिएट अ बार ग्राफ जहाँ पे आई कैन आस्क देम कि ओके लास्ट ईयर लाइक इन 2020 आपका कंपनी का या बैंक का रेवेन्यू क्या था एंड उसके कंपैरिजन में ये ईयर क्या है. लास्ट ईयर कितने नए कस्टमर्स ज्वाइन हुए, इस साल कितने नए कस्टमर्स ज्वाइन हुए, लास्ट टाइम कितने लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया था या आपका रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट किया था, इस बार कितने लोगों ने किया. ये सारे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे. देन हम लोगों का अलग अलग कंपनीज के साथ में मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे. लाइक सपोज अगर मैंने अपने बैंक के सारे जो कंप्यूटर्स है वो डेल के पास से लिए या एसर के पास से लिए, सो इसमें अगर कोई भी हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गया, आज के टाइम पे देखो आप जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर लेते हैं ये हम लोग मेनली एक ही सप्लायर के पास से एक्सपेक्ट करते हैं. सो इसका बेनिफिट क्या होगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको किसी एक को ही कांटेक्ट करना है. अभी अगर मैंने सॉफ्टवेयर दो चार अलग अलग सप्लायर्स के पास से लिए, देन सेम वे हार्डवेयर मैंने किसी दूसरे के पास से लिए, दूसरे कुछ चीज़ें वापस और किसी के पास से, सो ये क्या होगा, दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन. आपको कौन से टाइम पे किसको कांटेक्ट करना है, सबसे पहले तो इसी में आपका बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं. तो इसके लिए हम लोग मेंटेनेंस किसके थ्रू होगा, कौन करेगा, इसका इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करके रखेंगे, है ना. देन उसके आगे देखो यहाँ पे क्या बोला है, बैंकिंग रेगुलेटर्स रहेंगे. लाइक वी हैव आरबीआई एंड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. आरबीआई तो सबने सुना ही रहेगा, रिजर्व बैंक है. तो अब ये रेगुलेटर्स है. तो आप देखो कि जब इंटरनेशनल बैंकिंग अगर होता है, फॉर इंटरनेशनल बैंकिंग वी हैव अ सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एज स्विफ्ट. तो ये जो स्विफ्ट सॉफ्टवेयर है ये इंटरनेशनल मतलब डॉलर टू रुपी कन्वर्जन जो होगा हम लोगों का, या रुपी टू युआन होगा या यूरो होगा, ये जो भी कन्वर्जन हो रहा है इसके लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे और वो जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके लिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर डिफाइंड है. प्लस देर आर सम गाइडलाइंस विच आर प्रोवाइडेड फ्रॉम आरबीआई इटसेल्फ. तो वो गाइडलाइंस के हिसाब से आपके बैंकिंग सॉफ्टवेयर में भी वो चीज़ें सिक्योरिटी की पर्पस के लिए होने चाहिए. लाइक वी हैव देखो पीएनबी बैंक का जो स्कैम हुआ था, ठीक है, और एल्स आप देखो कि वो नीरव मोदी वाला जो स्कैम हुआ था, तो मेनली प्रॉब्लम क्या हुआ था यहाँ पे कि जो अभी जो नीरव मोदी जो था, he was doing some business transactions in suppose US and now ये जो बैंक है वो एक on behalf of नीरव मोदी they are paying some money. जैसे यहाँ पे suppose कि we have बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, वी हैव बैंक ऑफ न्यूयॉर्क हियर एंड यहाँ पे हम लोग के पास एसबीआई है.
ठीक है, तो अब ये SBI जो है ये एक नोट जनरेट करेगा। अब ये क्या होता है वो जाने दो, बट यहां से नीरव मोदी के बिहाफ में SBI ने पेमेंट कर दिया किसको, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को, एंड SBI ने नीरव मोदी को 30 डेज का टाइम दिया है। सो विद इन दिस 30 डेज नीरव मोदी ने, जो SBI ने उसके बिजनेस के लिए बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को जो पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पे नीरव मोदी को 30 डेज में इनको रिटर्न करना है। अब ये जो भी पेमेंट्स होते हैं ना उसका सॉफ्टवेयर में अपडेट होता है, और ये जो है ना ये स्विफ्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो हम लोगों का इंटरनेशनल स्विफ्ट सॉफ्टवेयर है और RBI के गाइडलाइंस में भी प्रोवाइडेड है। अब वो जो बैंक का सॉफ्टवेयर था उसके अंदर ये चीजें मिसिंग थे, मतलब अगर मैन्युअली मैं जब तक एंट्री नहीं कर रहा हूं कि कौन से हम लोगों ने प्रॉमिसरी नोट जनरेट किए हुए हैं जिसके बेस पे हम लोगों ने नीरव मोदी के लिए कोई फॉरेन बैंक्स को पेमेंट किए, सॉफ्टवेयर में जब आप मैन्युअली जब तक ये चीजें अपडेट नहीं कर रहे हो वो अपडेट नहीं हो रहा था। दैट वाज द मेन एरर, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, 5,000 करोड़ जितना आपने पेमेंट कर दिया, तब जाके कोई पर्सन ने जब बोला तब आपको पता चल रहा है। सो क्या हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया किसी के लिए, है ना। तो ये जो है दिस आर द प्रॉब्लम्स, ये हम लोग के बहुत क्रिटिकल सिस्टम्स है। लाइव एग्जाम्पल्स हम लोग के सामने है। तो वो टाइम पे आपको अगर कोई एजेंसीज अगर गाइडलाइंस दे रहे, रेगुलेटर्स अगर गाइडलाइंस दे रहे, तो वो गाइडलाइंस के बेस पे सॉफ्टवेयर बनाना इज वेरी मच रिक्वायर्ड और दैट इज वेरी मच नेसेसरी, अदरवाइज एट द एंड ये आपके ऊपर आएगा। देन व्यू पॉइंट्स बहुत सिंपल है, हर एक के अलग अलग व्यू पॉइंट्स रहेंगे फॉर द सेम सॉफ्टवेयर। जैसे अगर मैं ओला या उबर ऐप यूज कर रहा हूं तो मेरे व्यू पॉइंट्स क्या है कि मुझे रिक्शा बुकिंग बहुत स्मूथली वहां पे अवेलेबल होता है। अगर मैं सपोज कोई एक मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ या फिर ऐसे कोई इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे मुझे एयरपोर्ट से हम लोगों के गेस्ट को पिकअप करना रहता है, तो इंडिविजुअली मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं अलग से कोई ड्राइवर्स को रख नहीं सकता हूँ। तो अब मैं खुद राइड नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, एक ओला या उबर कैब बुक कर दिया और वहां पे मैंने उसका इन्फॉर्मेशन जो मेरे गेस्ट है उनको प्रोवाइड कर दिया, सो ही कैन डायरेक्टली यूज दैट राइड, ऑनलाइन में पेमेंट कर दूंगा। सो यहाँ पे देखो अगेन मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो गया। देन थर्ड एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मेरा कोई सिस्टर या वाइफ या कोई तो है, अब लेट नाइट को वो अगर घर पे आ रहा है तो वो टाइम पे मैं वहां पे जा नहीं सकता हूँ, और एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम बुकिंग ओला ऐप जस्ट बिकॉज कि वो लाइव लोकेशन मुझे बताता है कि कहाँ तक पहुंचा। सो लाइव वे आई कैन डिटेक्ट इट, और जो ड्राइवर है उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास रहेगा। या फिर आप देखो कि वो पिंक कैब या ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था जिसमें फीमेल ड्राइवर्स होते हैं। सो अगेन दैट इज द व्यू पॉइंट्स कि लेट नाइट इफ सम गर्ल्स आर बुकिंग सम राइड्स और कैब फॉर देम, तो वो टाइम पे वहां पे उनके सेफ्टी के लिए विच आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स विच वी आर टेकिंग ऑन आर सॉफ्टवेयर एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग द सेम अलर्ट्स और सेम फंक्शंस टू द पीपल वो आर बुकिंग दिस राइड्स। तो अब ये मेरे बेनिफिट्स हो गए, तो हर किसी का व्यू पॉइंट अलग अलग है। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको भी यहाँ पे बोले देयर आर 3 जेनरिक टाइप ऑफ व्यू पॉइंट्स, इंटरैक्टिव व्यू पॉइंट्स, इनडायरेक्ट एंड डोमेन व्यू पॉइंट। डोमेन व्यू पॉइंट का तो बहुत सिंपल मतलब है कि अगर मेरा कैब बुकिंग के लिए अगर मेरा सॉफ्टवेयर है तो मेरा सबसे मेन जो मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉपरली एफिशिएंटली कैब बुक होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। ओके, जैसे अगर कोई एक ड्राइवर ने कोई एक रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट कर लिया, आप देखो कि अगर मुझे सपोज यहां से अगर अंधेरी जाना है, आई बुक अ कैब, वो मैप के ऊपर मुझे बताएगा कितने ड्राइवर्स फिलहाल अवेलेबल है या कितने राइड्स अवेलेबल है, और अगर मैं अभी बुक करूंगा मिनिमम कितने टाइम में वो राइड आपके पास पहुंचेगा। एज सुन एज आई क्लिक ऑन बुकिंग, वो आपको बताता है ना सर्चिंग फॉर द सर्चिंग और वेटिंग फॉर ड्राइवर टू कंफर्म, मतलब ये सेम जो मैसेज है ये पॉपअप होगा, जितने भी कैब ड्राइवर्स वहां पे अवेलेबल है उसमें से कोई एक एक्सेप्ट करेगा, और उस जिसने वो एक्सेप्ट किया है उसको फिर वो उसका जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके आपको बताएगा कि दिस ड्राइवर विल रीच टू टिल योर पॉइंट विद इन 5 या 10 मिनट्स, जो भी उसका टाइमिंग रहेगा। वो डोमेन कंस्ट्रेंट्स हो गए।
सो यहाँ पे आपको व्यू पॉइंट आइडेंटिफिकेशन दिया है. सबसे पहले क्या बोला है, प्रोवाइड एंड प्रोवाइड्स एंड रिसीवर्स ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद सिस्टम बीइंग स्पेसिफाइड, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, है ना. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इन इंडिया हर एक ड्राइवर्स को अपना जो डिटेलिंग रहेगा, अपने आईडी प्रूफ जो है वो टैक्सी में या उनके जो कैब है वहाँ पे रख अटैच या स्टिक करके रखना है, सो दैट अगर वो कभी अगर मिसबिहेव कर रहे हैं या ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो जो भी पर्सन है, जो गर्ल्स है, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन हो. और एल्स आई विल से कि अगर मैंने कोई राइड बुक किया है तो वो टैक्सी में बैठने के साथ में या वो रिक्शा में बैठने के साथ में वो ड्राइवर का इन्फॉर्मेशन जो है उसका फोटो जिसके लिए मैंने मेरे वाइफ या सिस्टर या जिसके भी लिए मैंने बुक किया वो उसका फोटो मुझे भेजेंगे. सो वो क्या हो गया, या फिर सिस्टम साइड से ऑटोमेटिकली मुझे मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, वो सिक्योरिटी पर्पस हो गया ना, क्योंकि जो ड्राइवर है उसको भी पता है कि मेरे सारे इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के पास है, तो वो मिसबिहेव करने के पहले 10 बार सोचेगा. तो दैट्स द सिक्योरिटी वे. सोर्स ऑफ बिजनेस एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. अब देखो, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड सेकेंड इज सोर्सेज ऑफ द बिजनेस. अब इफ आई से कि जो भी मोस्ट ऑफ जो भी लोग ओला सर्विस अगर यूज कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर्स, मतलब इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो बुकिंग कर रहे हैं वो रेयरली उनको जब घूमने जाना है तब कर रहे हैं. ज्यादा बुकिंग्स जो हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहा है कि अगर मेरे मीटिंग है, हम लोगों के कोई गेस्ट आए हुए हैं जिनके साथ हम लोगों का कोई मीटिंग होने वाला है, उनके लिए हम लोग बुकिंग कर रहे हैं, राइट. जिनको हम लोग एयरपोर्ट से पिक कर रहे हैं या एयरपोर्ट ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर अगर उनको हम लोग को एक ऑफिस से कोई दूसरे ऑफिस पे या कहीं पे लेके जाना है, तो वो आपका सोर्स हो गया. ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके बेस के ऊपर कहां पे आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है. अब अगर ज्यादा मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो ये कॉर्पोरेट सेक्टर के साइड से अगर हो रहा है, तो उनके मेन रिक्वायरमेंट क्या है या हाउ दे फाइंड माय सर्विसेज, है ना. ये पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे एंड उसके बेस के ऊपर हम लोग अपने जो मेन सर्विसेज है उसको भी फिल्टर आउट करने की ट्राई करेंगे. सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स. देन इंजीनियर्स हु हैव डेवलप्ड एंड मेंटेन सच सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग इन्वॉल्व करेंगे. एंड मार्केटिंग एंड अदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखेंगे कि अगर मैं, जैसे देखो कि मैं जितना यूजर फ्रेंडली वे में चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा और हम लोग के जो बाकी के जो यूजर्स हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा. सो हम लोग हर किसी के अलग अलग व्यू पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे और वही सेम यहाँ पे देखो ये डायग्राम में भी आपको दिया हुआ है. द ऑल द व्यू पॉइंट्स किसके किसके होंगे, इनडायरेक्ट व्यू पॉइंट्स बराबर है, जो फाइनेंस कर रहा है उसका, कोई आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है उसका, जो मैनेज करेगा उसका, जो अब इंटरेक्ट मतलब जो यूजर है या जो हम लोग के ऑफिस स्टाफ या और कोई स्टाफ है उनके अपने कुछ व्यू पॉइंट्स रहेंगे. एंड सपोज अगर हम लोग ओला टाइप अगर ऐप बना रहे हैं तो सिमिलर दूसरे जो ऐप है तो हम लोगों को उससे उसका वर्किंग डोमेन पता चलेगा, जो यूजर्स मोस्टली उसको यूज कर रहे हैं तो उसके बेसिक फंक्शंस क्या रहेंगे वो पता चलेंगे. बाकी के कस्टमाइजेशन बाद में होंगे बट डिफॉल्ट फंक्शन जो है वो तो पता चलेंगे, है ना. ये हो गया. एंड उसके बाद में नेक्स्ट इज यू कैन सी इंटरव्यूइंग, मतलब आपको जाके सेट ऑफ क्वेश्चंस, अब याद रखो मैंने आपको बताया था वी प्रोवाइड और वी कीप सेट ऑफ क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चन शुड बी प्रोवाइडेड. और ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आई कैन provide this set of question in form of Google form as well to accept the requirement in standard form. Like we have one question, first checkbox, second, third. So उनके ये question पढ़ के if they find this option is better वो mark out करेंगे. So written way में या फिर verbal way में हम लोगों का जो इंटरव्यू होगा वो कम होगा, or else it's going to be combination of this two. ठीक है, जहां पे कोई प्री डिफाइंड क्वेश्चंस रहेंगे एंड फ्यू क्वेश्चंस जो डिस्कशन के टाइम पे साथ में आएंगे. तो जो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस है उनके तो आंसर्स रिक्वायर्ड है ही, लेकिन उनके साथ इंटरव्यू करने के टाइम पे अगर हम लोगों को कोई रिक्वायरमेंट में अगर गैप्स मिले तो वो टाइम पे हम लोग वो जो अलग डिस्कशन करेंगे वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. सो यहाँ पे वही बोला है. सो वी हैव अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे ऑफ इंटरव्यूइंग.
फॉर्मल मतलब मैं सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगा, उसका एक मैं स्टैंडर्ड गूगल फॉर्म या ऐसा कोई पैटर्न फॉलो करूंगा, उनको मैं सेम क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके आंसर्स लूंगा। एंड इनफॉर्मल मतलब डायरेक्टली जो डिस्कशन होगा, जैसे जो पॉइंट्स जो वो हाईलाइट करे उनके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे चीज़ें बताने का ट्राई करेंगे। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, क्लोज्ड इंटरव्यू जहाँ पे प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ओपन इंटरव्यू जहाँ पे कोई प्री डिफाइंड एजेंडा नहीं है। तो आप इन जनरल जाके डिस्कस कर रहे हो और आप डिस्कशन के टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स अगर रेज हो रहे हैं तो आप वो टाइम पे उनको बताओगे। इंटरव्यू प्रैक्टिस नॉर्मली मिक्सड ऑफ ओपन एंड क्लोज एंडेड इंटरव्यू, ये कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे मैंने बोला ना, थोड़े प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके जाएंगे एंड थोड़े जो डिफाइंड नहीं रहेंगे वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो सूटेबल रहेंगे वैसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। इंटरव्यूज आर गुड फॉर गेटिंग एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग विद स्टेक होल्डर्स, देन इंटरव्यूज आर नॉट गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग अ डोमेन रिक्वायरमेंट। अब मैं हर एक चीज उनसे नहीं पूछूंगा, बाय डिफॉल्ट मैं एक बेसिक लेआउट या एक बेसिक प्रोटोटाइप बना के रखूंगा। अगर उनका डोमेन अगर कॉलेज के लिए, मैं एक बेसिक डमी या प्रोटोटाइप बना के रखूंगा। अगर उनका मेन जो वर्किंग डोमेन है वो ऑनलाइन ये जो कैब बुकिंग सर्विस है या फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है लाइक स्विगी जोमेटो, हम लोग के पास एग्जांपल्स है, तो उसके जो बेसिक फंक्शंस या कॉमन फंक्शंस जो दोनों में है वो वाले तो मैं बाय डिफॉल्ट ऐड कर दूंगा उसमें। एंड उसको छोड़ के फिर जो यूनिक फंक्शंस है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे या उसके ऊपर हम लोग इंटरव्यू करेंगे। तो सारे फंक्शंस मुझे नहीं लेने हैं, याद रखो, ठीक है। स्टैंडर्ड वर्किंग डोमेन वाले जो है वो मैं खुद से ही समझ के ले लूंगा। सो इफेक्टिव इंटरव्यू कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, मैंने वर्किंग डोमेन के हिसाब से कुछ फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया और उसके बाद जो मुझे नहीं मिल रहा है ना उसके ऊपर मैं यहाँ पे फोकस करूंगा। तो इंटरव्यूअर्स शुड बी ओपन माइंडेड, आपको सामने वाले का बात सुनना है, आपके प्री कंसीव्ड आइडियाज जो है वो छोड़ के आपको उनके साथ डिस्कशन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ बोला और वो ही होना चाहिए वहां पे। इट माइट पॉसिबल कि जो यूजर्स बोल रहे हैं उनके कुछ जो व्यू पॉइंट्स है वो आपको समझना सुनना जरूरी है। नाउ देयर शुड बी अ प्रॉम्प्ट, द इंटरव्यूई विद अ क्वेश्चन और अ प्रपोजल शुड नॉट सिंपली एक्सपेक्ट देम टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन सच एज व्हाट डू यू वांट, है ना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। मैंने क्या बोला, वर्किंग डोमेन आपका कौन से स्पेसिफिक फील्ड या पर्पस के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वैसे कोई ना कोई स्पेसिफिक हम लोग के पास प्रीवियस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन भी डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। आप यू टॉक अबाउट एनी सॉफ्टवेयर एंड उस वो सॉफ्टवेयर किसी ना कोई कहीं ना कहीं तो यूज करता ही होगा। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिफोर इंटरव्यूइंग आवर स्टेक होल्डर्स और बिफोर कनेक्टिंग विद आवर कस्टमर्स वी सपोज टू thoroughly गो थ्रू दोज प्रीवियस सॉफ्टवेयर विच आर कमिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ अ डोमेन। एंड उसके बाद इफ यू फाइंड समथिंग इज स्टिल मिसिंग तो फिर हम लोग इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे। गेटिंग, सो ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। और ये सेट ऑफ क्वेश्चंस, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू आस्क, जिससे ड्यूरिंग द डिजाइनिंग और ड्यूरिंग फिल्टर आउट ड्यूरिंग फिल्टरिंग द रिक्वायरमेंट्स और ड्यूरिंग द कोडिंग आपको कोई चीजें मिस आउट ना लगे। सो फॉर दैट रीजन वी हैव रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल ऑन गूगल एज वेल, like we have ISO certifications for we have one certification for testing, requirement gathering, coding, ये हर एक के लिए होता है। So I only want to find it out which ISO certification is applied on requirement gathering or requirement processing or on requirement engineering to be more specific, और उस पे से मुझे उनके टेम्पलेट्स मिलेंगे। सपोज अगर मुझे इफ आई वांट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फॉर कॉलेज सॉफ्टवेयर, सो आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस टेम्पलेट मिलेंगे उसके, ठीक है। और यू कैन जस्ट सिंपली फाइंड इट आउट रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस या सम XYZ वे में हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन से गूगल आउट करेंगे। देन वी हैव अ सिनारियो, रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे एंड देन विल फाइंड इट आउट कि ओके अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो वो टाइम पे हाउ आवर सिस्टम इज गोइंग टू रिएक्ट, ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नॉर्मल फ्लो ऑफ इवेंट, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड हाउ वी कैन हैंडल इट, इंफॉर्मेशन अबाउट अदर कॉन्करेंट एक्टिविटीज। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, suppose we have multiple you have different professors for different subjects. Up there are
one is HOD and one is assistant to that HOD professor. ठीक है. अब if both this professor try to enter marks of any XY, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, so we have let's suppose we have one professor from Dalmia College and one that is me who is basically responsible or handling this subject. अगर हम दोनों एक साथ ही वो सेम सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने का ट्राई करेंगे, सो दैट्स अ कॉन्करेंट एक्टिविटी. So one should come to know कि okay someone is already working out or entering this marks, so that दो लोग दो बार वो marks enter ना करे और उससे कोई problem ना हो. Getting? This is what is required. A description of state when the scenario finishes, वो सब आएगा. अब देखो यहाँ पे है ना, आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है. What is the example is given here? A library scenario. So library scenario में हम लोगों ने क्या बोला है? We have some initial assumptions for this. Initial assumption में आपको यहाँ पे जैसे बोला है कि we have let's suppose we have okay, I'll just library system we have. अब ये जो लाइब्रेरी सिस्टम है इसके अंदर आपको प्रॉब्लम क्या है? सो यहाँ पे क्या बोला है? इनिशियल अजम्पशन, अ यूजर हैज लॉग्ड ऑन टू अ लाइब्रेरी सिस्टम एंड हैज लोकेटेड अ जर्नल. जर्नल मतलब सपोज अगर मुझे पीएचडी करना है या मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप देखो कि इफ़ यू वांट टू डेवलप एनी प्रोजेक्ट फॉर योर टीवाई, तो आप प्रीवियसली अपने जो स्टूडेंट्स है मतलब आपके जो सीनियर्स है उन्होंने जो अपने ब्लैक बुक सबमिट किए रहेंगे, वो जो ब्लैक बुक है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे. गेटिंग? सो आप क्या करेंगे? बेसिकली आप वो ब्लैक बुक्स को रेफर करोगे एंड उसके बेस के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट या अपना ब्लैक बुक बनाने का ट्राई करोगे. सारे स्टूडेंट करते हैं. तो एग्जैक्टली सेम वे अगर मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मुझे अगर कोई एक रिसर्च पेपर अगर लिखना है या कोई एक जर्नल बनाना है, वैसा ही कोई रिसर्च जर्नल, तो मैं प्रीवियसली कोई जर्नल्स रहेंगे जो सिमिलर टॉपिक पे या सिमिलर स्ट्रीम पे रहेंगे, उनका रेफरेंस लूंगा. बराबर है? तो अब लाइब्रेरी है ऑनलाइन, ये आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप वो सेम ब्लैक बुक एज इट इज यूज ना करो या उसको मिसयूज ना करो. एंड किसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे? कौन से बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे? है ना? अब जो स्टूडेंट वो लाइब्रेरी को बिलोंग कर रहा है, जैसे देखो यू कैन यूज कॉलेज लाइब्रेरी बिकॉज फाइनल ईयर जो आप मतलब आप जो भी फीस भरते हैं उसके अंदर लाइब्रेरी फी इंक्लूडेड होता है. सो फॉर दैट रीजन आपको अलग से लाइब्रेरी के सब्सक्रिप्शन के फीस कुछ भरने नहीं पड़ते. लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग को लाइब्रेरी सिस्टम बोला जिसमें जो भी सब्सक्राइबर्स रहेंगे, मतलब जिन्होंने वो उनके सर्विसेज को सब्सक्राइब किया है, पेड सर्विसेज को, उनको ही कोई ना कोई आर्टिकल्स या जर्नल मिलेंगे. अब यहाँ पे क्या बोला है? नॉर्मल सिनारियो, यूजर सिलेक्ट्स द आर्टिकल जो उसको रिक्वायर्ड है. अब इसके आगे क्या होगा? ही और शी प्रॉम्प्टेड बाय द सिस्टम टू आइदर प्रोवाइड सब्सक्राइबर इन्फो, कि आपने ये अपना जो भी लाइब्रेरी का आईडी रहेगा वो आप प्रोवाइड करेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपने लाइब्रेरी के सर्विसेज को सब्सक्राइब किया है क्या, आप पेड यूजर हो या फिर नहीं है, वो पता चलेगा. एंड उसके बाद में हर एक जर्नल के लिए सपोज आपको फीस पे करना है, फ्री में वो जर्नल्स आपको नहीं मिल रहे. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है? इंफॉर्मेशन फॉर द जर्नल टू इंडिकेट हाउ दे विल पे फॉर दिस आर्टिकल, और वो पेमेंट के बाद में ही वो आर्टिकल या वो बुक या वो जर्नल आपको मिलेगा. देन अगर पेमेंट करना है तो उसके लिए यू कैन पे बाय योर क्रेडिट कार्ड, और आपके पास अगर कॉलेज है सपोज, तो आप कॉलेज के लिए कर रहे हैं तो फाइनली आपका एक फाइनल बिल बन के जा रहा है, वैसा कुछ है, या और कोई पेमेंट का मेथड है. अ यूजर देन आस्क्ड टू फिल इन द कॉपीराइट फॉर्म. अब देखो मोस्ट ऑफ टाइम पे आप अगर गूगल पे, जीमेल पे, यूट्यूब पे साइन अप करते हो ना, तो आप जो टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करते हो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये कॉपीराइट फॉर्म रहता है. लेकिन अगर मैं
लाइब्रेरी से अगर कोई बुक या किसी के रिसर्च पेपर ले रहा हूं तो वो टाइम पे कॉपीराइट फॉर्म भरना जरूरी है, क्योंकि उसके एज इट इज रिसर्च जो है वो मैं खुद से ऐड ना कर लूं। एंड आपने अगर कभी देखा रहेगा, वी हैव अ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स, मैं आपको टेक्निकल टर्म्स कुछ नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर मैंने गूगल से कुछ कॉपी किया है और वो अगर मेरे रिसर्च पेपर में एज इट इज है कोई एक रेफरेंस बुक में से, तो आपके पास अलग से सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो ये वेरीफाई करके बताते हैं कि ये जो रिसर्च पेपर है वो आपके खुद के हैं या किसी दूसरे के पेपर में से, रिसर्च में से आपने कुछ चीजें कॉपी की हो गए। आपने कभी न्यूज में भी पढ़ा रहेगा कि बहुत बार ऐसे जो अलग से पीएचडी होल्डर्स रहते हैं ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आता है। जैसे रिसेंटली ये ऐसा हुआ था कि देर आर हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड के कुछ रिसर्च थे जिसके बेस के ऊपर वाइफ ने पीएचडी डिग्री लिया था, एमफिल डिग्री या कुछ लिया था, और उसके बाद वो सेम रिसर्च को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हस्बैंड ने अपने रिसर्च पेपर में उसको ऐड किया, जिसके बेस के ऊपर उसको पीएचडी मिल गया। सो ये क्या हो गया, अभी दोनों ने कोई ना कोई एक सिमिलर टाइप के टॉपिक्स ही अपने अपने डिग्री अचीव करने के लिए लिए, और ये इंफॉर्मेशन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग अलग से सॉफ्टवेयर्स रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब अगर किसी को रिसर्च पेपर प्रोवाइड करेंगे फॉर आवर लाइब्रेरी सिस्टम, तो वहां पे हम लोग कॉपीराइट फॉर्म फिल करके लेंगे। कॉपीराइट फॉर्म इज चेक एंड अगर ओके है तो आपको एक डाउनलोडेबल आर्टिकल का एक लिंक मिल जाएगा, आप उसको यूज करोगे, आप उसको प्रिंट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, प्रिंट ओनली, मतलब आप उसका हार्ड कॉपी ले सकते हैं, आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सॉफ्ट कॉपी दिया तो 10 अलग अलग लोगों को स्प्रेड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बोला, प्रिंट ओनली कॉपी इज अवेलेबल, यू कैन टेक द प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी मिल जाएगा एंड वो आप आगे यूज कर पाओगे। अब बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं ना, वहां पे क्या होता है, ये जो आपको पीडीएफ कॉपी मिलता है ना, उसके ऊपर आपका ईमेल एड्रेस या आपका नाम भी उस पर एज अ वाटरमार्क आ जाता है। जैसे ये आपको नोट्स में बैकग्राउंड में यहाँ पे ये मेरा नाम दिख रहा है आपको, वैसे ही आप वो जो पीडीएफ यूज करेंगे उसमें बैकग्राउंड में आपका नाम रहेगा। इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि अगर कोई एक यूजर अगर ये सेम डेटा या ये सेम डॉक्यूमेंट अगर आगे किसी और को अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका नाम वहां पे बाय डिफॉल्ट रहेगा, जिससे वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे रॉन्ग क्या जा सकता है, यूजर में फेल टू फिल द कॉपीराइट फॉर्म करेक्टली, और अगर उसने करेक्टली वो फिल नहीं किया फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया बिना वेरिफिकेशन के एंड आपने उसको वो रिसर्च पेपर दे दिया। अब अगर वो उसको मिसयूज भी करेगा तो आपके पास जो फॉर्म है उसके अंदर मिस्टेक है, तो आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते, ब्लेम भी नहीं कर सकते, है ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में अगेन ये चीजें भी मेंशन करेंगे, जहां पे हम लोग वहां पे बताएंगे कि ओके दिस फॉर्म इज नॉट फिल्ड करेक्टली एंड हेंस आप जब तक इसको करेक्टली फिल नहीं करते हम लोग आपको पूरा जो फॉर्म है या आपके जो रिसर्च पेपर्स है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो दैट्स वन थिंग। सो व्हाट कैन गो रॉन्ग वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको। देन उसके आगे द पेमेंट में बी रिजेक्टेड, आपने जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का एंट्री दिया है वहां पे पिन या कुछ रॉन्ग हो गया। नाउ अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर में किसी ने पेमेंट कर दिया लेकिन उसको पेमेंट सक्सेस का रिसिप्ट नहीं आया, देन दिस इज समथिंग विच कैन गो रॉन्ग। ठीक है, अभी ये जो सिनारियो है इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं और उसके लिए आप प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉपीराइट फॉर्म करेक्ट पे फिल किया है, लेकिन फिर भी मुझे जो जर्नल है उसका पीडीएफ वर्जन नहीं मिला, या फिर मुझे पीडीएफ वर्जन मिल गया लेकिन मैं उसको प्रिंट नहीं कर पाया, है ना, वो प्रिंट ही नहीं हो पाया, या फिर मैंने पेमेंट किया, मेरे अकाउंट में से पेमेंट डिडक्ट हुआ लेकिन आपके अकाउंट में वो आपको मिला ये नहीं बता रहा है वो, या फिर मेरे साइड से जो फीस है वो पे हुआ वो नहीं बता रहा, और अभी भी मुझे वो सारे जो आर्टिकल्स या जो भी चीजें चाहिए उसका मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहा है ना। ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। अब देखो मैंने फी पे कर दिया, कॉपीराइट फॉर्म भर दिया, लेकिन मुझे जो डाउनलोड आर्टिकल का एक जो पीडीएफ मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड होने वाला था, मतलब प्रिंट कॉपी मिलने वाला था, वो ही नहीं हुआ। तो आपने जब अगर रीट्राई किया तो वो क्या बता रहा है, फेल बता रहा है, सेशन टर्मिनेट, यूजर सेशन टर्मिनेट। तो अब क्या हो गया, पैसा भी हो गया, कॉपीराइट फॉर्म भी भर दिया, लेकिन लास्ट में जर्नल ही नहीं मिला। सो दिस माइट बी अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सिस्टम स्टेट्स
ऑन अ कंप्लीशन हम लोग क्या करेंगे वो यहाँ पे बता रहे हैं. सो दिस आर द मेन पॉइंट्स. ये ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज है. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में हम लोग ये पॉइंट्स पे भी बात करते हैं, ये पॉइंट्स पे भी फोकस करता है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ आफ्टर दिस आपके यूज केस डायग्राम्स आएंगे. अब ये आप प्रैक्टिकल में कर रहे हो तो मैं ज्यादा अभी इसमें डिस्कशन नहीं करूंगा. यूएमएल डायग्राम्स जो हम लोग बनाते हैं, तो एक यूजर है वो आर्टिकल प्रिंट कर सकता है. देन वी हैव लाइब्रेरी यूजर, रिसर्च प्रिंटिंग कर सकता है, एडमिन से बात कर सकता है. वी हैव लाइब्रेरी स्टाफ जो कैटलॉग्स बना सकता है. अगर कोई बुक अगर मिसिंग है तो लाइब्रेरी स्टाफ सप्लायर के पास से वो टेक्स्ट बुक या वो रिसर्च पेपर मंगा सकता है. यूएमएल डायग्राम थियरी आता है. यहाँ पे क्या होता है, यूएमएल डायग्राम दिया हुआ है एंड हियर वी हैव प्रोवाइडेड वन एग्जांपल ऑफ दोस टाइप ऑफ अ डायग्राम. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव अ टूर गाइड जो हम लोग के ट्रिप्स प्लान करेगा. तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो एयरपोर्ट पे जाके चेक करेगा चेक इन्स कितने हुए हैं, या वो खुद चेक इन करेगा, इंडिविजुअल चेक इन्स चेक करेगा कि अगर मुझे सपोज एक गोवा के लिए अगर ट्रिप लेके जाना है, वी हैव 50 या 20 या 30 पैसेंजर्स, वो सबने इंडिविजुअल बेसिस पे चेक इन किया कि नहीं, है ना. यहाँ पे देखो इंडिविजुअल चेक इन्स है, वो पैसेंजर्स का चेक करेगा. देन उसके आगे उनका बैगेज जो है वो बाय डिफॉल्ट आएगा. अब देखो ये जो है ना, ये डिफॉल्ट चीज है. अगर मैं बोल रहा हूँ टूरिस्ट गाइड है तो उसको पैकेज वेरीफाई करना, चेक करना, ये बाय डिफॉल्ट हो गया. देन सिक्योरिटी स्कैनिंग, ये भी बाय डिफॉल्ट है. इसको हम लोग अलग से अपने सॉफ्टवेयर में या कहीं पे मेंशन नहीं करेंगे, ये आपका वर्किंग डोमेन में बाय डिफॉल्ट आएगा. इसके रिक्वायरमेंट्स आपको इंडिविजुअली लेने की जरूरत नहीं है. सो दिस आर फ्यू पॉइंट्स. देन ये आपका एक डायग्राम हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है. देन वी हैव सिस्टम यूज केस डायग्राम, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स लाइक वी हैव चेकआउट पॉइंट्स अवेलेबल हियर, है ना. तो वी हैव अ कस्टमर, देन उनके बीच में देखो यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशंस है, मतलब वन कस्टमर कैन डू मल्टीपल चेकआउट्स. और ये जो चेकआउट है मतलब क्या होगा, पेमेंट होगा, है ना. एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल्सो प्रोवाइड अ हेल्प. देन यहाँ पे क्लर्क है, बैंक साइड से. सो आप अगर कुछ पेमेंट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक बैंक के पास में वो एक ही टाइम पे जाएगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं सबमिट होगा. और ये जो रिक्वेस्ट है ये ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर के साइड से जाएगा. एंड पेमेंट सर्विस अगर अलाउ करेगा तो वो चेकआउट के ऊपर आपका जो भी पेमेंट्स है उसका डिटेल यहाँ पे एंटर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, है ना. एंड सेम वे वी हैव मैनेज यूजर्स. सो बैकएंड में हम लोग मेंटेन करेंगे. अब देखो कि सपोज कोई एक यूजर ने 1 मंथ के लिए अगर हम लोग के सर्विसेज को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आफ्टर 1 मंथ उसका सब्सक्रिप्शन एंड होना चाहिए एंड उसके बाद में उसको अलग से वापस वो सर्विसेज के अवेलेबल नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए आप एवरी टाइम कोई एक अगर साइन अप कर रहा है तो आप वहां पे जाके इंडिविजुअल यूजर्स का ये सारे डिटेल मेंटेन करेंगे. दैट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. अगर 2, 5, 10, 50, 100 यूजर्स रहेंगे टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज पॉसिबल. लेकिन उसमें भी क्या होगा कि कोई एक यूजर का सब्सक्रिप्शन 10 दिन पहले खत्म हो गया था, हम लोगों ने तभी नोटिस नहीं किया, बाद में नोटिस किया. सो अभी हम लोग उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं, है ना. तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो मैनेजिंग यूजर में फ्यू थिंग्स विल बी मैनेज फ्रॉम आवर साइड, लेकिन फ्यू थिंग्स जो है वो बाय डिफॉल्ट आपके सॉफ्टवेयर ने करना चाहिए, वो आप नहीं करेंगे. गेटिंग, जैसे जो कोई यूजर अगर रजिस्टर करता है सो वो टाइम से उसके ऊपर आप काउंटर या एक्सपायरी डेट सेट कर दो कि अगर मैंने आज अगर सब्सक्रिप्शन लिया है आपके कोई सर्विसेज का फॉर 1 मंथ, सो नेक्स्ट मंथ का वही डेट पे आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या होगा, एक्सपायर होगा. सो उसके साथ में आपका लॉगिन जो है वो एक्सपायर होना चाहिए. So those are few basic points. Then next we have is system interaction for the article printing. So यहाँ पे क्या क्या चीज़ है देखो. सबसे पहले we have a user, then article के लिए request किया, ये request जो है वो आगे copyright form के पास गया, आपको copyright form एक मिला सिस्टम के साइड से. Once you complete the copyright form, तो वो कॉपीराइट अगर ओके है ना, तो फिर क्या होगा, ये सेम जो है वो आगे वर्क स्पेस पे डिलीवर हुआ, आर्टिकल जो है वो आपको डिलीवर हो जाएगा. यू कैन गिव अ प्रिंट कमांड जो वापस सिस्टम के पास जाएगा और प्रिंटर जो है वो सेम कमांड जो है वो प्रिंटर को सेंड करेगा.
प्रिंटर अगर कंफर्म करेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एंड वंस यू गेट द हार्ड कॉपी और प्रिंटेड कॉपी, वो जो आर्टिकल है वो वर्क स्पेस पे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सो या आप डिलीट करेंगे, जो भी है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वर्क स्पेस डिलीट कर देगा। बिकॉज अगर मैं लाइब्रेरी के मशीन पे बैठा हूँ और कोई फाइल्स अगर ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं हो रहा है, तो कोई आर्टिकल के लिए मैंने सपोज अप्लाई किया था, लेकिन वो मैं मशीन से डिलीट करने भूल गया, तो मेरे बाद जो कोई पर्सन है उसको तो वो आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है विदाउट पेइंग एनी फीस और विदाउट सबमिटिंग एनी कॉपीराइट। सो आप देखो कि बैंक के जो लॉगिन्स रहते हैं ना, उसमें भी होता है कि इफ यू लीव योर बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट आइडल फॉर 5 और 10 मिनट्स, ऑटोमेटिकली आपको लॉग आउट कर देगा वो, अ सिक्योरिटी रीजन। सेम वे अगर बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर अगर मेरे लाइब्रेरी पे है, तो वो टाइम पे हम लोग भी क्या करेंगे, अगर आपने वो फॉर्म्स को डिलीट नहीं किए तो एक बार प्रिंटिंग कंफर्म होने के बाद में सिस्टम जो है वो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, राइट। ये पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट वी हैव इज एथनोग्राफी। सो एथनोग्राफी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, ध्यान से देखो। एथनोग्राफी इज एन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक यूज टू अंडरस्टैंड सोशल, मतलब वो सोसाइटी के कल्चर्स क्या है, देन कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप देखो कि अगर ओला या उबर जैसे एप्लीकेशंस अगर यहाँ पे रन कर रहे हैं, दोज आर द ऑर्गेनाइजेशन, उनको यहाँ के कल्चर यहाँ के कस्टम समझना है। आप एग्जाम्पल देख लो, वी हैव गूगल्स पे आपने देखा रहेगा वो गूगल डूडल्स आता है। सो उसका क्या रहेगा, जैसे अगर होली है तो गूगल के साइड से एक होली वाला डूडल आएगा, दिवाली है तो दिवाली वाला आएगा, क्रिसमस है तो वो वाला आएगा। सो उससे क्या होता है, दे आर ट्राइंग टू दे आर कनेक्टिंग विद द लोकल पीपल आउट देयर, गेटिंग कि हम लोग जो कंपनी है दे आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट और दे ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज टू द लोकल पीपल आउट देयर कि हम लोग आपके यहाँ पे है, we are someone from you only, we care about you, we know your culture, your customs, and based on that only we are providing you some service. So ethnography के ऊपर ही आप देखो कि अगर मैं महाराष्ट्र से कोई वेबसाइट्स अगर एक्सेस कर रहा हूँ, so you will get an option to translate the same website or a Google page in Hindi, Marathi, Gujarati, Tamil, Telugu. सो अगर मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स पे ना आपको डिफॉल्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो हिंदी का मिलेगा। इफ आई बिलोंग टू महाराष्ट्र तो मराठी कन्वर्जन मिलेगा। सेम वे जो स्टेट में हम लोग रहेंगे उनका वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्जन या फिर आपको मैसेजेस या कुछ जो है वो उसमें मिलेगा, है ना। सो दैट इज वन एग्जाम्पल। और ये सब के लिए हम लोग के पास सोशल साइंटिस्ट रहते हैं जो time observing and analysis how people actually work there, and people do not have to explain or articulate their work। मतलब यहाँ के अगर कोई में लोकल लोग जो है जिनको यहाँ का कल्चर यहाँ के कस्टम्स के बारे में बहुत डिटेल में पता है, हम लोग उनसे मिलेंगे, उनको हम लोग बताएंगे, है ना, उनसे हम लोग कंसिडर करेंगे चीजें। सो यही हो गया। एथनोग्राफी स्टडीज एज शोन दैट द वर्क इज यूजुअली रिचर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन सजेस्टेड बाय द सिंपल system models। For example, अगर हम लोग let's suppose कि आप देखो कि स्विगी जोमेटो टाइप फूड हम लोग के पास फूड डिलीवरी एप्स है। अब आपने वो बीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंडिया में कहीं ना कहीं आपने देखा रहेगा कि प्रॉब्लम्स होते हैं। सो अभी आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया में जैसे इन डिफरेंट रिलीजन्स few things are kind of restricted in their religion। जैसे फॉर हिंदू वी हैव गाय, मुस्लिम के लिए जो पिग्स है दे आर टबू काइंड ऑफ थिंग फॉर देम। सो क्या चीज़ वो एक्सेप्ट करेंगे, क्या चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देखो इन इंडिया वी हैव आरएसएस, तो वो हमेशा दे आर ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन हिंदुत्व। तो अगर स्विगी या जोमेटो गलती से भी अगर बीफ अगर बेचने लगे या कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स पे से ऐसे ऑर्डर्स अगर एक्सेप्ट करने लगे जहाँ पे हम लोगों ने इंडिया में सर्टेन चीज़ें बैन किए लेकिन आप फिर भी प्रोवाइड कर रहे हो,
सो क्या होगा, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। गेटिंग? सो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये कोई चीज़ें जो है, वी डू हैव नॉनवेज पॉपुलेशन, बट ये कुछ चीज़ें आपको नहीं यहाँ पे बेचना है, या ये आपको ऑप्शंस ही प्रोवाइड नहीं करना है। अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि वी हैव समथिंग लाइक मेल टू फीमेल रेशियो जो अनबैलेंस्ड है, तो इन आर कल्चर और इन आर सोशियो टेक्निकल सिस्टम और इन आर सोसाइटी ओनली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कौन से टाइप के हम लोगों के पास जो फीटस है उसका सेक्स क्या है, लाइक मेल है या फीमेल है, हम लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे। अब ये क्या है, ये हम लोग की कस्टम्स कुछ है जिसकी वजह से हम लोगों ने ये चीज़ें बैन किया। अब गूगल ने रिसेंटली ऐसे जो उसके एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे थे उसमें ये चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा था। गेटिंग? सो वो आपको समझना है। आप देखो कि अगर मैं कोई अगर चीज़ें अगर मैं अगर अमेजोन पे ब्राउज करता हूँ तो वैसे कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, लाइक इफ़ आई ब्राउज मोबाइल फोन्स तो आपको वैसे एडवर्टाइजमेंट आएंगे, इफ़ आई ब्राउज लैपटॉप्स तो आपको उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे। नाउ इफ़ आई आस्क अबाउट और इफ़ आई बेसिकली थिंक अबाउट और इफ़ आई सर्च अबाउट सम क्लिनिक्स, बराबर है, गायनिकोलॉजिस्ट के बारे में ऐसा कुछ, तो आपको वैसा कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वो बताएगा। तो अब गूगल पे बहुत सारे लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे थे जिसमें वो लोग क्या बता रहे थे कि हम लोग जो मेनली जो सोनोग्राफी टेस्ट होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा था, ठीक है, एंड विच इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। तो वो आपको चेंज करना चाहिए। देन अमेजॉन ट्राई कलर वाले डोरमैट्स बेच रहा था, अगेन दैट इज नॉट अलाउड। व्हाट्सएप, यूएस में कोई अगर वैसे कोई सर्विसेज यूज नहीं करता रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो व्हाट्सएप के थ्रू बहुत बार आपने आपने देखा रहेगा कि बहुत सारी जगह पे मॉब लिंचिंग हो रहा था, रॉन्ग मैसेजेस स्प्रेड करके। तो वो क्या है, अगेन दैट समथिंग विच इज सम वेरी यूनिक और डिफरेंट कंसेप्ट, या एक कोई बहुत डिफरेंट आपके पास एक प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन क्या रहेगा, दैट्स एवरीथिंग कम्स अंडर अ एथनोग्राफी। देन आपने न्यूजीलैंड में देखा रहेगा, मॉस्क में नमाज पढ़ रहे थे और उनके ऊपर एक बंदे ने आके फायर किया, एंड ये सब कुछ फेसबुक लाइव पे जा रहा था। सो अगेन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फेसबुक कि आप क्या चीज़ बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, और कोई अभी कभी अगर कोई फ्लैग करता है चीज़ों को तो आपको उसको इमीडिएटली बैन करना है। अब फेसबुक ने वो चीज़ें बैन करने तक बहुत सारे लोगों ने देख लिया था उसको। गेटिंग? सो हर एक प्लेस के कल्चर, अब देखो कि गूगल वॉज बैंड इन चाइना, मोस्ट रिसेंटली दे स्टार्टेड अगेन देयर बिजनेस इन चाइना, वहां पे ड्रैगन फ्लाई नाम से स्टार्ट हुआ। तो इट मीन्स कि पहले कहीं ना कहीं उनके, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो अगर फेसबुक के ऊपर अगर हम लोग के आप अगर राहुल गांधी, मोदी या गवर्नमेंट के बारे में अगर आप देखेंगे, there are tons of posts which are roaming here and there. Some few posts are in opposition and some are in a favor of our government or opposition party. So in a democratic country, criticizing government policy or supporting the policy, those are our fundamental right under freedom to speech and express. But in China, where we have a communist country, at that place this is not allowed. Getting? So वहां पे आपने कभी नहीं सुना रहेगा कि some Chinese people are saying something about or opposing their government or their government decision. They never openly criticize any such things. So वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, चाइना में अलाउड नहीं है। और if someone from all over the world or around the world if they are criticizing और आपकी प्लेटफॉर्म पे अगर वो चाइना में दिख रहा है, तो अगेन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, दैट इज वायलेटिंग देयर पॉलिसी और द वे द गवर्नमेंट फंक्शंस। सो वो क्या हो गया, वी सपोज टू फोकस ऑन एथनोग्राफी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है? आपने देखा रहेगा कि टिकटॉक पे देर आर फ्यू, मैं ऐसे डायरेक्टली मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सो आप देखो कि मुस्लिम में जो सर के ऊपर वो जो ये क्या पहनते हैं, मैं भूल गया इट्स नेम। सो बेसिकली अगर वो आप नहीं पहन रहे हो, जैसे हम लोग अगर बुरखा के साथ में होता है, सो अगर वो आप नहीं पहना, आपका हेड अगर ओपन है, सो वो टाइम पे बहुत सारे जो गर्ल्स थे वो टिकटॉक पे आ रहे थे
और वो स्पेसिफिक कंट्री में जो भी विदाउट अ मास्क टिकटॉक पे आ रहे थे उनको जेल में डाल रहे थे। गेटिंग? सो अगेन वो क्या हो गया कि आपको सर्टेन चीज़ें वहाँ पे नहीं बताना है क्योंकि उनके कल्चर में वो अलाउड नहीं है। सो दैट माइट बी द केस। सो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। So ethnography, focused on ethnography, developing in a project, studying air traffic control system, combining ethnography and prototyping. So ये सारे हम लोग के कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप वो फोकस नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे सक्सेसफुली अपना बिजनेस भी नहीं कर सकते। Another best example, Pizza Hut, McDonald's, they studied the ethnography of India. तभी तो उनको पता चला कि यहाँ पे स्पाइसी बर्गर्स बेचने पड़ेंगे। चाइनीज़ फूड, एक्चुअल चाइनीज़ फूड अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोग को चाइनीज़ खाना बंद कर देंगे हम लोग, इट्स लाइक दैट। लेकिन आप इंडिया में अगर हो तो आपको पिज़्ज़ा भी तंदूरी पिज़्ज़ा मिलता है ना, बर्गर भी वैसा मिलता है आपको, अलग अलग टाइप के अलग अलग फ्लेवर वाले जो इंडिया के कल्चर में है। अब आप देखो कि मुझे अगर कोई एक बर्गर अगर मिल रहा है जो अगर वड़ा पाव टाइप वो बना रहे हैं, या फिर कोई एक बर्गर मिल रहा है जो तंदूरी पनीर वाला है या स्पाइसी है, सो हाउ दे कम टू नो? बाय स्टडिंग द एथनोग्राफी बेस्ड ऑन विच दे हैव मॉडिफाइड देयर प्रोडक्ट। आप अगर एक्चुअली अगर वो यूएस में अगर बना है और यूएस में आप जाओगे तो वहां पे आपको कोई ऐसे फ्लेवर्स या बर्गर्स नहीं मिलेंगी जो इंडिया में आपको मिल रहा है। सो एथनोग्राफी एंड प्रोटोटाइपिंग क्या बोला है? एनालाइज द एथनोग्राफी, है ना, और उसके साथ में क्या होगा? ब्रीफ मीटिंग होगा, सिस्टम प्रोटोटाइप बनेंगे जिसमें हम लोग जेनरिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल, डिफॉल्ट फंक्शंस जो है वो, और उतने उनके एथनोग्राफी के हिसाब से कहाँ पे क्या मॉडिफाई करना चाहिए, तो ये हमेशा हम लोग के फोकस में रहेगा। एंड उसके बेस के ऊपर विल बी इवेल्युएटिंग आर प्रोटोटाइप मॉडल बेस्ड ऑन ब्रीफिंग मीटिंग, रिक्वायरमेंट्स, जनरल कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शंस रहेंगे, और आपने उनके एथनोग्राफी पे, कल्चर पे फोकस करके जो फाइनल फाइंड आउट किए हैं वो, ये सारे आपको कंसिडर करना है। देन आफ्टर दिस एथनोग्राफी डिस्कवर्स टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। बहुत सिंपल है, रिक्वायरमेंट्स दैट आर डिस्कवर्ड फ्रॉम द वे दैट पीपल एक्चुअली वर्क रेदर देन द वे which process definition suggest, then requirement that are derived from cooperation and awareness of other people's activity. ओके, देन उसके आगे क्या बोला है? रिक्वायरमेंट वैलिडेशन आएगा। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन बहुत है, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द रिक्वायरमेंट डिफाइन द सिस्टम दैट द कस्टमर रियली वांट, क्या है वो, एंड रिक्वायरमेंट एरर कॉस्ट आर टू हाई, सो वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप देखो कि स्टार्टिंग में अगर आपने कोई एक रिक्वायरमेंट में मिस्टेक था, वो टेस्ट करके फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व कर दिया आपने, सो वो आपका बहुत चीप कॉस्ट में वो काम हो जाएगा। एंड इंस्टेड अगर आप ये सेम चीज़ें जो है वो अगर आप डिजाइनिंग या डेवलपमेंट फेज के बाद में अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका कॉस्टिंग जो है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि वो रिक्वायरमेंट को हम लोग होगा उतना ईजी वे में, होगा उतना एफिशिएंट वे में सॉल्व कर पाए। देन नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट चेकिंग, वैलिडेशन चेक करेंगे, बराबर है, मतलब जो भी कस्टमर फंक्शंस हम लोग बता रहे हैं वो एज पर द कस्टमर नीड है कि नहीं। कंसिस्टेंसी इन द रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे तो रिक्वायरमेंट कुछ अलग थे, सेकेंड टाइम हम लोग आए तो अगेन रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो गए। कंपनी के अंदर ही वी हैव मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, एक को कुछ अलग चीजें चाहिए, दूसरे को कुछ अलग चीजें चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। सबसे पहले आप वेरीफाई करो, निगोशिएट करो, और फाइनल जो रिक्वायरमेंट्स है उसी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। कंप्लीटनेस होना चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब जैसे मैंने आपको बोला रिजल्ट जनरेशन सिस्टम है, तो फॉर वी से कि फॉर BACIT रिजल्ट सिस्टम और पैटर्न इज डिफरेंट, फॉर BCom इट इज डिफरेंट, है ना। तो कंप्लीटनेस मतलब आपको अगर रिजल्ट जनरेशन सिस्टम अगर बनाना है तो BACIT के लिए अलग बनेगा, BCom के लिए अलग बनेगा, BMM के लिए अलग बनेगा, BSc CS के लिए अलग बनेगा, है ना। रियलिज्म मतलब हम लोग हर कुछ चीज नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मेनी बिग यूनिवर्सिटीज, लाइक आप देखो कि इफ वी आर ट्राइंग टू कंपेयर और वी आर ट्राइंग टू एनालाइज आर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन सम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज,
अब उनका बजट, उनके रिक्वायरमेंट, उनके कोर्सेज, उनके स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट वी हैव हियर. तो आपको रियलिज्म देखना है कि आपका बजट क्या है, आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है, और एंड बेस्ड ऑन दैट आप कुछ जो फंक्शन बोल रहे हो वो टेक्नोलॉजी और वो बजट में बन सकता है, वो ही रखेंगे, है ना. एंड वेरीफाई करेंगे अगेन कि अभी फाइनली जो भी रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने दिया है उसमें काम के फंक्शंस तो कुछ छूट नहीं गए ना, और कोई एक्स्ट्रा ऐसे फंक्शंस नहीं होने चाहिए जो काम के नहीं है. सो दिस आर द पॉइंट्स. देन रिक्वायरमेंट वैलिडेशन टेक्निक में क्या होंगे, वही है, रिव्यू करो, प्रोटोटाइप बनाओ एंड टेस्ट केस जनरेशन. टेस्ट केस जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे लॉग इन फॉर्म बनाना है तो मैं वहाँ पे क्या टेस्ट केस में क्या लिखूंगा, एक बार हम लोग करेक्ट यूजर नेम देंगे, एक बार रॉन्ग यूजर नेम देंगे, एक बार करेक्ट पासवर्ड एंटर करेंगे, एक बार रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे, एक बार सिर्फ यूजर नेम डालेंगे, एक बार सिर्फ पासवर्ड एंटर करेंगे, तो आपका सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है. एंड एक बार अगर मैं यूजर नेम पासवर्ड अगर करेक्ट एंटर करूंगा तो मेरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है. गेटिंग आफ्टर 3 अनसक्सेसफुल लॉग इन अटेम्प्ट्स आपका सिस्टम अकाउंट ब्लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये टेस्ट केस जनरेशन हो गए. इसके बेस के ऊपर हम लोग ऐसे टेस्ट केसेस लिखेंगे. तो आपने कोई रिक्वायरमेंट या कुछ फंक्शंस आइडेंटिफाई किए और उसके लिए अगर आप ऐसे टेस्ट केसेस लिख सकते हो जैसे अभी मैंने बताया, तो इसके लिए मुझे लॉगिन के लिए कोडिंग करना नहीं पड़ा, लॉगिन फॉर्म बनाना नहीं पड़ा. विदाउट डेवलपिंग, विदाउट मेकिंग द लॉगिन फॉर्म मैं इजीली ऐसे टेस्ट केसेस लिख सकता हूँ. सो बस अगर आप without creating or development, if you can write the test cases, that means you have very well understood the requirements from the customer point of view, और वो requirement clear है, कोई conflicts या confusion नहीं है उसमें, then we can go on with those requirement for design and development purpose. So that is what it's all about. So यहाँ पे वही है, आपके पास requirement review है, then requirement check है, then रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट चेंजेस, वही सेम पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे एज यू कैन सी. सो हम लोग क्या करते हैं, विल जस्ट होल्ड आवर डिस्कशन हियर. आज हम लोगों का लेक्चर का टाइम हो गया. सो नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स.